वो दोनों मेन डोर ढकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। आहट की आवाज़ पर सामने टेबल के पीछे बैठी कराची की मशहूर साइकाइट्रिस्ट मिसेस नादिया अजमल ने सामने खाली फाइल से तवज्जो हटाई और सर उठाकर आने वाले को देखा। आइए आइए मिसेस हसन, डॉक्टर नादिया अजमल ने हाथ में पकड़े पेन पर कैप लगाकर रखते हुए आने वाले मर्द को मुखातिब किया। चुनांचे मिसेस नादिया अजमल के भाई हसन रज़ा की दोस्त थीं, तो इस तवज्जो से हसन रज़ा को आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गई थी। उनसे हसन ने एक नज़र अपने पीछे डरी सहमी आंखों में नमी लिए खड़ी अपनी बीवी पर डाली। आओ हानी, नरमी से इसे मुखातिब करके इसका हाथ थामते हुए गोया इसे हौसला देने की कोशिश की थी। हसन हसन मैं पागल नहीं हूँ। हानिया सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ आंखों में पानी लिए बेबसी से इसके जानिब देख रही थी। इसकी आवाज़ कई कपकपाहटों से ही इसके अंदरूनी खलफशार का पता चल रहा था। यकीनन वो दरवाजे के बाहर लगे बोर्ड को पढ़ चुकी थी। इसी की टूटी बिखरी हालत पर एक बार हसन का दिल फिर खून होने लगा था। दिल चाह रहा था ज़ब्त की सारी हदें तोड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दे, लेकिन इसे खुद पर ज़ब्र करना था, खुद पर काबू रखना था कि अगर वो भी हिम्मत छोड़ बैठा तो हानिया को कौन संभालता। हानी मेरी जान, किसने कहा है कि तुम पागल हो? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पागल लोगों को नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें तो पागल खाने भेजा जाता है। यहाँ जहनी उलझनों को सुलझाया जाता है और सिर्फ चंद दिनों की बात है, तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पहले की तरह हंसती खेलती जिंदा दिल हानिया बन जाओगी। हसन ने किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए उसे बहलाने की कोशिश की। लेकिन हसन, मम मुझे नहीं करवाना इलाज, आप प्लीज़ मुझे वापस ले चलें, वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी। हसन ने परेशानी के आलम में इसकी तरफ देखा। अच्छा ठीक है, आज तो इतना सफ़र तय कर आए हैं, आज तुम डॉक्टर से मिल लो, फिर नहीं आएंगे प्लीज़ मेरी खातिर। हसन ने इसके दोनों हाथ थाम कर इल्तिजा की, साथ ही इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाता उसे लिए आगे बढ़ गया। सलाम दुआ के बाद इसने डॉक्टर नादिया अजमल से हानिया का तारुफ करवाया। हानिया की सारी सूरत हाल वो पहले ही उनसे डिस्कस कर चुका था। अब हानिया के चंद सेशन होने थे उनके साथ, और इन्होंने काफ़ी उम्मीद दिलाई थी हसन को कि हानिया की हालत में बेहतरी की। कुछ ही देर बाद डॉक्टर नादिया अजमल के इशारा करने पर हसन कुर्सी से उठा और बाहर जाने को कदम बढ़ाए। जब इसका हाथ एक बार फिर बराबर बैठी हानिया की गिरफ्त में आया था, वो खुद भी उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रहे हैं हसन? मुझे भी आपके साथ चलना है। वो ना जाने क्यों अकेली दुनिया का सामना करने से डरने लगी थी। तभी छोटे बच्चे की तरह हसन के बाजू से चिमट गई, जैसे इसके जाते ही वो दुनिया की इस भीड़ में कहीं गुम हो जाएगी। हानी तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूँ, फिक्र ना करो, ये डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ। हसन ने नरमी से अपना बाजू छुड़ाया और हानिया की इस हालत की वजह से अपनी आंखों में आई नमी छुपाता तेजी से बाहर निकल गया। बैठे मिसेस हसन, डॉक्टर नादिया अजमल ने बड़ी नरमी से भरे लहजे में उससे मुखातिब किया। वो जो अभी तक लब काटती खाली खाली नज़रों से दरवाजे की जानिब देखे जा रही थी, कदरे चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। बैठें, इसे मुसलसल अपनी जानिब तकता पाकर डॉक्टर नादिया अजमल ने एक बार फिर इससे कहा। वो कदरे झिझकती हुई
कुर्सी पर बैठ गई। सर उठा हुआ था लेकिन नजरें मेज पर झुकी हुई थी, जैसे किसी नदीदा शय को तलाश कर रही हो। यकीनन वो एक खूबसूरत लड़की रही होगी, लेकिन अब वो बुझी बुझी आंखों वाली, उसके गिर्द पड़ते स्याह काले हल्के इसके चेहरे की सारी रौनक छीन चुके थे। होठ किसी भी किस्म के लिपस्टिक से बेनियाज थे। सफ़ेद पड़ते होठ जैसे इसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली गई हो। जब वो बार बार लब काटती तो गाल में पड़ता डिम्पल अपनी झलक दिखला जाता। इसके मौजूदा हाल से वजूद पर वहरानी सी छाई हुई थी और सबसे बढ़कर इसकी आंखों में खौफ व हर्ष डॉक्टर नादिया अजमल को दिखाई दे गया था। इसके बैठते ही डॉक्टर नादिया अजमल ने मेज के एक ड्रॉज को खोला और इसमें से एक टेप रिकॉर्ड निकाल कर ऑन किया और टेबल पर रख दिया। वो नादिया की तरफ मुतवज्जो हुई। क्या नाम है आपका? दोस्ताना अंदाज में हानिया से पूछा। हानिया जो सर झुकाए बैठी थी, उनके मुखातिब होने पर उनकी जानिब देखने लगी। एक हाथ की उंगली से वो परेशानी की कैफियत में मेज की तह को खुरच रही थी। घबराए मत, मुझे अपनी दोस्त ही समझें। बस चंद सवालात पूछने हैं आपसे, इसके बाद आप जा सकती हैं। इंतहाई नर्म लहजे में कहते हुए डॉक्टर नादिया अजमल ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो इसे रिलैक्स करना चाह रही थी ताकि हानिया खुलकर बोल सके और इसकी इस हालत की कोई वजह पता चल सके। हानिया ने एक नज़र अपने साफ सफ़ेद हाथ पर धरे उनके हाथ की तरफ देखा, फिर लब काटते हुए अपना हाथ खींचकर गोद में रख लिया। मेरा नाम हानिया है, मिसेस हानिया हसन। अटक अटक कर उनके पूछे गए सवाल को कुछ देर कबल वो जवाब दे रही थी। कहाँ से हैं आप? मेरा मतलब है आपकी पैदाइश। अगरचा डॉक्टर नादिया अजमल हसन से सारी तफसील जान चुकी थी, लेकिन ये इब्तिदाई गुफ्तगू ज़रूरी थी ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मतलब की बात की तरफ आ सके। दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी रही। अलबत्ता हानिया के चेहरे पर जो बेचैनी और बेइतबार था और आंखों में जो खौफ था बेपनाह, वो काफ़ी हद तक जायल हो चुका था। वो कदरे मुतमईन नज़र आने लगी थी। लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। सर झुकाए धीमी आवाज़ में बताया गया। तो कराची कैसे आई आप? आपके अलावा घर में और कौन कौन है? डॉक्टर नादिया अजमल बगौर उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। मेरा शौहर हसन का तबादला यहाँ हुआ था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। घर में और कोई नहीं है, बस मैं और हसन होते हैं। हानिया एक हाथ से दूसरे हाथ की हथेली मसली, साथ ही दरवाजे की तरफ देखा। शायद वो हसन की मुंतजिर थी। डॉक्टर नादिया अजमल ने इसके तमाम हरकत को नोट किया था। आपके ससुराल वाले नहीं रहते आपके साथ? मुझे मिस्टर हसन रज़ा ने बताया था कि उनके वालिदैन हयात हैं और एक भाई भी है। तो अब वो कहाँ होते हैं? डॉक्टर नादिया ने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद की और अपने लबों पर रखी, जबकि कोनी मेज़ पर टिका रखी थी। वो सब भी लाहौर में ही रहते हैं। हसन मेरे ताया जी क्या बेटे हैं, इसीलिए हमारे घर भी साथ साथ ही हैं। वो शायद उकताने लगी थी इस सवाल जवाब के सिलसिले से, तभी पहलू बदल कर रह गई। डॉक्टर नादिया अजमल ने चंद सरसरी से सवालात मजीद पूछे और इसके बाद इसको जाने की इजाज़त दी। हानिया तेज़ी से उठी, जैसे सदियों के बाद किसी कैद से आज़ादी मिली हो। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो हसन को बाहर वेटिंग रूम में बैठा पाया। वो भी नादिया को बाहर आते देखकर उठ खड़ा हुआ। हसन घर चलें? वो इसके करीब आते ही पूछने लगी। हसन ने नर्म सी निगाह इस पर डाली, फिर इसे कंधे से थामकर
एक सोफे के जानिब उसको बैठाया, खुद इसके सामने नीचे बैठ गया, साथ ही इसकी गोद में रखे हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, फिर घर चलते हैं, ठीक है? और देखो यहाँ ही रहना, यहाँ से हिलना नहीं, ठीक है ना? इसके हाथों को दबाते हुए वह उसे हिदायत दे रहा था। हानिया ने चंद लम्हे इसके जानिब देखने के बाद हाँ में सिर हिलाया। हसन एक हाथ से इसके गाल को थपकते हुए उठा। हानिया की निगाहें इसके पुस्त पर टिकी थीं। मिस्टर हसन, ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ मैं, ये अपनी बीवी को इस्तेमाल करवाएं। वो किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, शायद उनके इस दवाओं के इस्तेमाल से उनकी हालत में बेहतरी आएगी। और हाँ, इन्हें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें इन्हें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा देर अकेली ना रहें। जैसे कि आपने बताया कि अभी तक आपको कोई भी बच्चा नहीं है। औलाद का बड़ा सहारा होता है एक औरत को। शादी के बाद माँ बनने की ख्वाहिश हर औरत के दिल में होती है, और देन होने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर ले जाती है। ऐसे में औरत नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर रह जाती है। तन्हाई किसी को भी रास नहीं आती। शायद आपकी वाइफ भी तन्हा रहते रहते ज़हनी मरीज़ का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें एक इंसान दूसरे शख्सियत में बढ़ जाता है और उसे यूँ महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी है। वो अकेले में खुद से ही बातें करता है, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ता है और उसे सच समझ लेता है। बाज़ औक़ात इसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। इसलिए इन्हें तन्हा का शिकार मत होने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इनके साथ, और नेक्स्ट वीक एक बार फिर इन्हें लेकर आएगा मेरे पास अगले सेशन के लिए, ताकि इनकी उलझनों को सुलझाया जा सके, इन्हें नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आ सके हम। डॉक्टर ने हानिया की हालत के बारे में तफसील से इसे आगाह किया। हसन परेशानी के आलम में इन्हें सुनता चला गया। फिर वो पर्ची जिस पर मेडिसिन लिखी थी वो उनसे लेकर दुआई कलामात कहता बाहर आ गया। वो बाहर आया तो हानिया वेटिंग रूम में नहीं थी। इसके तो हवास ही उड़ गए। इधर उधर निगाह दौड़ाते इसने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा, फिर वेटिंग रूम के दरवाजे से निकलकर राहदारी में झांका, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। दूसरी जानिब की राहदारी में सामने मेन गेट था। वह तेजी से मेन गेट की तरफ आया। बाहर निकलकर देखा तो हानिया कहीं दिखाई नहीं दी। वो परेशानी के आलम में फिर अंदर आया। वेटिंग रूम में एक बुजुर्ग सोफे पर बैठे हुए थे। हसन ने इन्हें मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ एक लड़की बैठी थी अभी कुछ देर पहले, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गई? हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था इसने। इस्तिवाई कैफियत में वह तेज तेज बोल रहा था। इस बूढ़े आदमी को चंद लम्हे लगे इसकी बात समझने में। फिर इन्होंने एक तरफ जाती राहदारी के जानिब उंगली से इशारा किया। हसन इनके बोलने का इंतजार किए बगैर तेजी से भागता हुआ उसी राहदारी के जानिब बढ़ गया। हानी, इसने आवाज़ देते हुए मुसलसल चलता जा रहा था। राहदारियाँ ही राहदारियाँ थी, लेकिन हानिया कहीं नहीं थी। इसे लगा जैसे इसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। तेजी से भागते हुए इसे एक जगह रुकना पड़ा। वो राहदारी काफ़ी लंबी थी और इसके आखिरी सिरे पर एक मोड़ था जो शायद अगली राहदारी में मुड़ता था, जबकि इस राहदारी के दरमियान में सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। हसन इसी कसमकस में था कि ऊपर जाए या सीधा। तभी इसकी निगाह ऊपर सीढ़ियों के पास लहराते आंचल पर पड़ी। बगैर कुछ सोचे वह सीढ़ियां फलांगता ऊपर जाने लगा। एक जगह सीढ़ियों पर खून के चंद कतरे लगे थे और हानिया का एक जूता भी वहीं पड़ा हुआ था। वो हवास फाख्ता सा मजीद आगे बढ़ गया। तमाम सीढ़ियां अबूर करते हुए ऊपर आया तो वहाँ हानिया का दुपट्टा और साथ ही दूसरा जूता मौजूद था।
उन चीज़ों को हर तवज्जो देते हुए वो टेरेस की तरफ आया। सामने हानिया नज़र आई थी जो किसी स्टैचू की कैफियत में टेरेस के आखिरी सिरे के जानिब चलती जा रही थी, यूं जैसे इसे अपनी खबर न हो। हानिया, हसन चिल्लाया, लेकिन इसने हसन की आवाज़ को तो जैसे सुना ही नहीं। हसन जल्दी से आगे बढ़ा, भागकर इसके बाजू से थामकर अपनी जानिब खींचा। वो कच्ची डोर सी खिंचती हुई इसकी तरफ चली आई। इसका वजूद हसन के सीने से टकराया था और यूं जैसे वो गहरी नींद से जाग गई हो। एक लम्हे की भी देर हो जाती तो हानिया छत से नीचे गिर चुकी होती। हसन ने इसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में जकड़ते हुए इसके बालों में चेहरा छिपा लिया और इसके आंसू हानिया के बालों में जज्ब हो रहे थे। हसन, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? चंद लम्हे इसके सीने में मुंह छुपाए रहने के बाद जब हानिया को इसके रोने की खबर हुई तो वो तड़प उठी थी। क्यों तंग करती हो मुझे इतना? क्यों सताती हो? अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो, वो भीगी आवाज में कह गया। साथ ही इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर इसकी पेशानी चूमी और इसकी कनपट्टी के जानिब जख्म सा बना था जहां खून भी जमा हुआ नजर आ रहा था। शायद सीढ़ियों पर गिर गई थी वो, तभी सीढ़ियों पर भी हसन को खून दिखाई दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं हसन? मैंने क्या किया है और मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही थी। फिर वहाँ एक बच्चा आया मुझे बुलाने। इसने मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया है और मैं इसके कहने पर उठी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं यहाँ तक कैसे पहुँची मैं, और वो बच्चा कहाँ गया? वो यहीं तो था, अभी इसी तरफ गया था। शायद वो नीचे गिर गया। हसन, वो बच्चा नीचे गिर गया, इसे चोट लग गई होगी, वो रो रहा होगा। इसका खून बह रहा होगा। हानिया खुद से ही उलझते हुए चिल्ला रही थी और आगे की जानिब बढ़ी जब हसन ने इसे बाजू से थामकर अपनी तरफ खींच लिया। वहाँ कोई नहीं है हानी, कोई बच्चा नहीं है। इधर चलो मेरे साथ, तुम्हें चोट लगी है, डॉक्टर से बैंडेज करवा कर घर चलते हैं। हसन ने जज्ब करते हुए इसके सानों पर हाथ रखते हुए इसे समझाया, फिर जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने लगा। सीढ़ियों के एहतमाम पर पड़ा इसका दुपट्टा उठाकर इसके कंधों पर फैलाया, इसका जूता लाकर इसके करीब रखा, फिर इसे सहारा देते हुए सीढ़ियाँ उतारने लगा।